शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसले पर आपको अभिषेक सिंघवी जी संबोधित करेंगे। उसके बाद में उसी के बारे में मैं और कुछ कहूँगा और उसके बाद आपके सवाल जवाब होगा। अभिषेक सिंघवी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं 7-8 भागों में आपको ये कहानी बताऊंगा। बड़ी रोचक कहानी है, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ ये बोल के, और इंग्लिश हिंदी एक साथ करेंगे आज, अलग अलग नहीं बोलूँगा मैं, बीच बीच में बोल के अलग अलग करेंगे। बट मूल बात ये है कि ऐसे ही नहीं बड़ी है भाजपा की अथाह कमाई। इसीलिए भाजपा ने चुनावों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स थी लाई, और काली कमाई और बेनाम चंदा अब भाजपा का सिर्फ यही रह गया है धंधा। And I want to tell you, as I will explain in a minute in those different parts, the story, but the basic point is that for undermining democracy, BJP's plans have always been sinister. And everyone is equally responsible, including the finance minister. In particular, this FIR which we'll discuss has uncovered, unmasked, unsealed and unveiled the true nature of the BJP, and in particular of its numero uno and numero duo. लेकिन ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से शुरू की जाए। सबसे पहले तो हम आपको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के बाद आपको हम उसके एक्सट्रैक्ट्स भी देंगे। ये कहानी शुरू होती है जब किस सोच से बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके ऊपर टिप्पणी बड़ी स्पष्ट की है, बड़ी व्यापक की है, पुरजोर तरीके से, एनालिटिकल तरीके से की है उच्चतम न्यायालय ने। 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। मैं उसके आपको 3-4 कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा संदर्भ के लिए। ये सोच तब की है जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। उनका उद्देश्य, उनका कारण, उनका पूरा एक परिणाम क्या होना चाहिए, तब सोच लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट मेरे शब्द नहीं हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस में अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू द लिमिटेड एक्सटेंट दैट द पॉलिटिकल पार्टी विद द इंफॉर्मेशन कुड कोअर्स दोज हु हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देम। ये सब शब्द तब के हैं, आज ये विदित हुए हैं, प्रमाणित हुए हैं। Under the current scheme, it is still open to the political party to coerce persons to contribute. Governmental decisions through a seat at the table and quid pro quo arrangements between the contributor and the political formation. ये मैं सिर्फ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं। आपको पूरे पैरास एक्सट्रैक्ट रूप में दिए जा रहे हैं हमारे ऑफिस द्वारा। The measure in the electoral bond scheme completely tilts the balance in favor of the purpose of informational privacy and abrogates all informational interests. फिर वापस पैरा के बाद पैरा में क्विड प्रो को का शब्दावली, वाक्य इस्तेमाल किया उच्चतम न्यायालय में। पढ़ नहीं रहा हूं, बहुत सारे ऐसे पैरास हैं। और अंत में कहा है कि इसलिए Thus the amendment to this section दिया उन्होंने 182, manifestly arbitrary for treating political contributions by companies and by individuals alike, by permitting unregulated influence on companies and individuals in the process of governance and violating the principle of free and fair elections, etc. etc. तो ये तो हुआ कहानी की शुरुआत, जिसको यद्यपि मैं दोषारोपण कुछ करना चाहता हूं विलंब के बाद, लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने नकारा। अब इसका तीसरा पहलू क्या है? आप ही लोगों ने, यानी प्रेस ने, अभी नहीं पिछले 1 वर्ष के अंदर अनेक सार्वजनिक रूप से नाम, किस्से, कहानियां, फैक्ट्स, तथ्य, डेट सब प्रकाशित की हैं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं नया नहीं है। लेकिन क्या पैटर्न क्या रहा है? पहला पैटर्न यह है कि आपने
कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, किस तिथि पे लिया, कितने का लिया, उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने, उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर, और उसके बाद ये जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने स्वतः खरीदा, ये आपको विश्वास दिलाया जा रहा है, स्वतः इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पे ढील दी गई। इसके ये तीसरा पक्ष है, इसके उदाहरण दसों हैं, मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे। एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में, हैदराबाद से है। दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए, वो भी हैदराबाद से हैं, उनमें से कोई अप्रूवर बना, किसी ने किस्सा कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद, और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के खरीदने के बाद। तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है जिसको लगता है वो एक ही कंपनी है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है भारत सरकार के, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वही लेती है। इसने लगभग 1000 करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कई कार्रवाई हो रही हैं, हुई, चली, रुक गई, थम गई। उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां हैं आंध्र प्रदेश में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं जहां के और उदाहरण थे, दक्षिण में, इत्यादि इत्यादि। और कई तो ऐसे उदाहरण हैं, ये सब आपको हम एक लिखित रूप में देंगे, छपा हुआ है, आप ही लोगों ने छापा है। एक ऐसे ग्रुप की है जिसका पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल, पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा जो उसकी क्षमता है वो एक आंशिक रूप से 100 करोड़ की भी नहीं होगी। उन्होंने 500-500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये इसका तीसरा पहलू है। उच्चतम न्यायालय का एक्सट्रैक्ट्स के बाद ये उसका तीसरा पहलू है। अब चौथा पहलू जो एफआईआर की बात है, ये याद रहे, इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठा के एफआईआर डायल कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे इनको मैंने दे दी उठा के एफआईआर, और किसी प्रदेश में उस पुलिस अफसर ने वो एफआईआर शुरू कर दी। जी नहीं, एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से। उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है, प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं, आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई कर्नाटक में इस एफआईआर में। एफआईआर में क्या कहा गया है? एक्यूज्ड 1 वित्त मंत्री, एक्यूज्ड 2 ईडी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 3 बीजेपी ऑफिशियल्स, accused 4 नलिन कुमार कटील एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयरर्स। इसका भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन दे रहे हैं इसका भी आप। Conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused 4 at the Karnataka state level. A1, that is the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में। और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है। और कुल
आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब इसका मैं 5वां प्रकरण आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने तो आरबीआई के गवर्नर के स्तर के एक व्यक्ति ने क्या कहा। जब ये बना रहे थे, प्रस्तावना थी, संरचना थी, जब ये कार्यान्वयन नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा एक माना जाता है स्टैच्यूट के अंदर बना है, कानून के अंदर एक अलग संस्था है, उसके सिटिंग गवर्नर ने, और उनका क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। उसके बाद ये लिखा था, ये है 14 सितंबर 2017 को, और इसके बाद 2 चिट्ठियां और हैं जिसके बाद उनको इस्तीफा देने में विवश किया गया। We are concerned that the issue of electoral bonds has the possibility of misuse, more particularly through the use of shell companies. Great reputational risk, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, provides anonymity. We believe this can be better achieved in a different way. Otherwise, it can lead to money laundering. बाद में उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा, फ्रॉट विथ सीरियस रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं तो कोटेशन कर रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं है। ये आरबीआई के माननीय गवर्नर लिखते हैं सरकार को, और सरकार उसको डस्टबिन में फेंक देती है, उनको हटा देती है। ये सोच थी। इसका अगला पक्ष जो मेरे वरिष्ठ मित्र से सीधा संबंध रखता है और जिसमें मेरा प्रिविलेज है, कानूनी रूप से मैं पेश हो रहा हूं, इस सबको दायर पार करने के लिए आपने एक फिक्शन और किया। आप जानते थे कि असंवैधानिक है, आप जानते थे कि जो लोग खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इसका विरोध करेंगे, आप जानते थे कि आप इसको राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं, तो आपने इसमें एक टैग लगा दिया मनी बिल का। आज तक वो मामला पेंडिंग है, निलंबित है, इनके नाम से केस है, बल्कि जनाब रमेश बनाम सो एंड सो। और मेरा पूरा मानना है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, कि किसी रूप से दूर दूर तक ये मनी बिल नहीं बनता। इसका एक विकृत रूप से फ्रॉड करके इसको मनी बिल बोला गया, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा। इससे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या उठता है, मैं अभी जल्दी ही संक्षिप्त में खत्म करने वाला हूं। एक व्यापक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको मालूम है समतल जमीन एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए अति आवश्यक है, और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए अति आवश्यक है। और गणतंत्र और लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समतल जमीन इसी कारण से बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो ये उस मूल ढांचे की नींव पर प्रहार करता है। और इस बात को एक प्रकार से 2015 की लॉ कमीशन रिपोर्ट ने पूर्वानुमान कर दिया था, यद्यपि उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए थे। उन्होंने पूरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट लिखी है, 255वीं रिपोर्ट, कि आप किसी भी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं उसको, कोटेशन को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूं उसको, मेरे पास सामने कोटेशन है। किसी रूप से येन केन प्रकारेण, तौर तरीके बदलकर, चालाकी से, जहां आप रुपया ले आते हैं, तो रुपया, it is undeniable that financial superiority translates into electoral advantage, and therefore richer candidates and richer parties have a greater chance of winning elections, and so on. ये सीधा हमारे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार है। तो इसलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को अंत करना चाहता हूं ये कहकर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम EBS और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सटॉर्शनिस्ट बीजेपी स्कीम EBS, सिर्फ वही है। ये है एक नया वर्जन, एक नया जुमला उस पुराने जुमले के ऊपर। खाऊंगा भी, चुराऊंगा भी, और वसूली के लिए सताऊंगा भी।
ये सिर्फ वित्त मंत्री की बात नहीं, जिनको तो तुरंत इस्तीफा देना ही चाहिए। मुझे वैसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं देंगी, लेकिन हम पार्टी की हैसियत से, देश की तरफ से पूरे पुरजोर तरीके से उनका इस्तीफा तो मांगते ही हैं। लेकिन क्या इस देश में हम लोग घास खाते हैं कि हमको पता नहीं है कि इसकी जिम्मेवारी कहाँ रुकती है? इसकी शुरुआत हुई जिम्मेदारी वहीं से, उसी घर से जहां इस देश के सब नंबर 1 रहते हैं, और इसका अंत भी, डायरेक्शन भी, इसकी कार्यान्वित करना भी, इसका नियंत्रण भी सिर्फ वहीं से होता है। मैं अंत करूंगा बात दोहराकर माननीय राहुल गांधी जी की, जिन्होंने एक एंटायर करप्शन साइंस की बात की थी इस विषय में, और कहा था कि उन्होंने हमको एक टेक्नोलॉजी सिखाई है, बीजेपी ने एक पूरी साइंस बना दी है कि छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है। ये उनके शब्द हैं, काफ़ी निकट अभी हाल में कहे गए हैं। चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों की वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल को खोल कैसे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये आपने एक बहुत जबरदस्त षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी देखी है। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक न्यायिक शुरुआत है। ये न्यायपालिका और न्यायाधीश द्वारा माइंड अप्लाई कर एक शुरुआत, इनिशिएशन है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो लोग इस महान षड्यंत्र में, जिसमें सिर्फ एक एफआईआर में 8,000 करोड़ का आंकड़ा है, उनको समन किया जाएगा। अगला स्टेप होता है समन। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये फौजदारी कानून का एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में इसका द्वेषपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ एक तबके के लिए किया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध। लेकिन आज अगर ये केस बनता है सीधा समन्स का, इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले आंख की शर्म आती है, और आंख की शर्म कम से कम न्यूनतम रूप से ये इस्तीफा तुरंत मांगती है। धन्यवाद। शुक्रिया सिंघवी जी। मैं कुछ बातें कहूँगा पृष्ठभूमि को लेकर। आपको याद होगा 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी जानकारी पब्लिक में डाल दी। किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, कब खरीदा है, और किन किन पार्टियों को फायदा पहुंचा है। ये 21 मार्च 2024 को ये जानकारी प्रकाशित हुई। उसी 2 दिन बाद, यानी कि 31 मार्च 2024 को हमारी पार्टी ने उस जानकारी को लेकर पाइथन कोड, आपको याद होगा, पाइथन कोड के इस्तेमाल करके हम लोगों ने 4 रास्ते ढूंढ निकाले जिससे ये षड्यंत्र रचा गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ये 4 रास्ते क्या थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। ये सीधा रास्ता था, चंदा दो धंधा लो। दूसरा रास्ता था ठेका लो धंधा चंदा दो। क्या फर्क है इन दोनों में? पहला रास्ता चंदा दो धंधा लो, ये प्रीपेड हो गया।
दूसरा रास्ता जो था, ठेका लो चंदा दो या रिश्वत दो, उसको कह सकते हैं रिश्वत दो, ये पोस्ट पेड हो गया। तो पहला रास्ता प्रीपेड था रास्ता, दूसरा रास्ता पोस्ट पेड रास्ता था। अब देखिए तीसरा रास्ता क्या था जो इस एफआईआर के संदर्भ में अहम महत्व रखता है, और यह तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली। और यह हफ्ता वसूली का दूसरा नाम पोस्ट रेड, पोस्ट पेड नहीं, पोस्ट रेड। ऐसे कई कंपनियां थी जिन पर रेड हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और वो छूट गए, ईडी के जाल से छूट गए। तो ईडी का इस्तेमाल, भारी इस्तेमाल हुआ इस तीसरे रास्ते में, यानी कि हफ्ता वसूली रास्ते में, पोस्ट रेड रास्ते में। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी। आज भी नहीं पता चल पाया है इन फर्जी कंपनियों का असली मालिक कौन है। हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे देश में शेल कंपनियों के कई उस्ताद हैं, तो हो सकता है, वास्तविक है कि ये शेल कंपनी भी उन्हीं के होंगे। तो ये चार रास्ते कुल मिलाकर बीजेपी को 5.5 साल में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा वो इकट्ठा कर पाए। चंदा दो धंधा लो प्रीपेड, ठेका लो रिश्वत दो पोस्टपेड, हफ्ता वसूली पोस्ट रेड, और चौथा फर्जी कंपनी। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर का। 4 महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो किन्होंने फायदा उठाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन पर क्या धमकियां दी गई थी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैसा दुरुस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा। हमने ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर, पर परसों दिन एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है, और अभी अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन्स होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, पर ये बात जो उन्होंने कही है मैं उसको फिर से दोहराऊंगा। इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से, ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये 2 संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी।
Your answer is clear in your question. Which person has said that the Congress or any congressman had the power, even much less the actual action, of going and telling him, please buy this bond, otherwise I will harass you, otherwise I will do this, that. Where is the allegation? The allegation is only because the so-called ruling elements in ruling parties, in ruling seats had the power. That's how the allegation starts. So it's a completely lopsided, ridiculous, perverse kind of comment to make, saying that the same thing should apply to the Congress. No other party in this country for the last 12 years has not only had this power, but has exercised it so brazenly, so perversely, so malafide. So the allegation is based on that who exercises the power. देखिए एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, धमकी दी गई है, उत्पीड़न हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, हफ्ता वसूली का रास्ता अपनाया गया है और कोर्ट ने कहा है ये एक्सटॉर्शन है, धमकी देकर चंदा लिया गया है। वही तो मूल कारण है, मूल बात तो ये है। और पिछले 10 साल से ईडी हमारे हाथ, कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कैसे इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं? अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, जो कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने कहा है, तो वास्तविक है कि गुनहगार तो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के नेता हैं। तो ये आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक में अशोक जी के द्वारा बिल्कुल बिना तथ्य है, बेमतलब है। और ये एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि विशेष अदालत ने कहा ये एफआईआर दर्ज करो, ये आदेश दिया गया और उस आदेश अनुसार ये एफआईआर दर्ज हुआ है। कांग्रेस पार्टी, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का इस एफआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हुआ, हम इसके पीछे नहीं हैं। जो व्यक्ति विशेष अदालत गए थे वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। पर यह बात सही है कि 4 महीने पहले मैंने खुद ये 4 रास्ते ढूंढ निकाले थे पाइथन कोड के द्वारा और ये जनता के सामने हमने रखा था। सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, पर बीजेपी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके चंदा इकट्ठा किया है। वो हफ्ता वसूली का रास्ता सिर्फ बीजेपी ही ने अपनाया है और कोई पार्टी अपनाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि इन संस्थाओं का कंट्रोल इनके हाथ में है और खास तौर से वित्त मंत्री के हाथ में है। You've said that agencies are working at the behest of the center. So, do you demand that there should be an SC monitored probe into this? How do you want this to proceed, this FIR to proceed? Point number 1, all the agencies, all the official organs know very well how to proceed, because they have been in fact proceeding against a large number of political opponents for the 11 years prior. That's point number 1. So they don't have to be told how to proceed. 2, it is however very clear that this kind of bias and pakshapat will happen because these agencies have been controlled completely and subordinated to the will of the number 1 and number 2 and the powers that be. Number 3, therefore we would certainly demand a completely objective probe under the court control, but more importantly, ultimately supervised either by the Supreme Court or by an SIT of the Supreme Court. The JPC will come separately and later. In fact, sometimes the JPC gets into a political debate and it gets diffused. We are now talking law first. The first need of the hour is
for the legal process started by this court order to take its course and to be supervised by the courts, both the High Court and ultimately the Supreme Court, to prevent any interference or distortion or subordination. Let me remind you that we had demanded an SIT of the Supreme Court on the 23rd of March 2024. From March 23rd, we have been demanding an SIT of the Supreme Court. And as Dr. Singhvi has mentioned, that remains our demand. JPC is a separate demand. But as far as the electoral bond Mahagotala is concerned, particularly as it relates to the misuse of the ED, income tax and CBI to threaten companies and take donations from them for the party, our demand has been consistent that there should be a Supreme Court monitored inquiry through an SIT. Roadmap in this regard regarding the FIR. What would be the cases ahead? What would be the roadmap? No, I have already said that the normal roadmap of criminal law is first, sufficient facts, application of mind. Second, on that FIR registration, these two things have been done. 3, summoning the accused. 4, interrogating. And 5th, on the basis of clear material which is available in the public record, including from the prior Supreme Court judgment, I would say arrest. But above this, in the middle of all this, it must be preceded by some small sliver, some small little piece of moral integrity and moral responsibility, which should be resignation. It's a very small thing. It's a very small thing. It's an FIR which has been done. And then ultimately, because of the need to have objectivity, because of the way in which every institution has been suborned by this government at the central level and wherever they are in power in the states, the need for the Supreme Court to have an absolutely independent body in the nature of an SIT to monitor it. There are the 6-7 things altogether. Sir, do you think that these irregularities were limited to the present finance minister's tenure, or was it before also? Well, the bulk of the operation of the electoral bonds has been certainly during her tenure, but I would not certainly limit it in any manner. There is no question of limiting facts. When a criminal investigation is warranted under a court order, the criminal investigation has to go back to the root. It is not limited, forget period, it is not limited to incumbents. It is its limit can only be the start, the source, the creation and onwards. There is no limitation here in terms of even the Supreme Court order which said, okay, now we are delivering a judgment disclosed from so and so date. This is a criminal investigation. It can and should go back to the source and everybody is covered. Just as a matter of fact, 5 out of the 6 years the electoral bond scheme operated, the present finance minister was the finance minister. Just as a matter of 5 years out of 6 years. In any case, finance minister is a continuing entity. The office of the finance minister is a continuing entity. And the control over the ED, the control over the income tax, the control over SBI in some ways, is all the responsibility of the finance minister of the day. Anybody else? Ambika? Thank you. इसके अलावा नहीं है. Thank you. FIR. कल